Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. So today we'll start with the CSAT PYQ of 2017. So let's begin. This is the first question we have. क्या पूछा है इसने? If second and fourth Saturday, सैटरडे कौन कौन सा? सेकंड और फोर्थ, और सारे के सारे संडेज, इनमें क्या है? हॉलीडेज हमारे पास, तो ये क्या हो? छुट्टी होगी। सेकंड, फोर्थ सैटरडे एंड सारे संडे, ठीक है। तो पूछा क्या है हमसे? व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज। मिनिमम नंबर पूछा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है कि वर्किंग डेज कितने होंगे किसी भी मंथ में। तो मिनिमम नंबर पूछा है, तो हमारे पास मंथ कितने कितने दिन के होते हैं? फेब होता है 28 29 का, इसके अलावा और मंथ होते हैं 30 और 31 डेज के। वर्किंग डेज बताने हैं, ना कि हमें हॉलीडेज बताने हैं। तो वर्किंग डेज मिनिमम किस मंथ में होंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज होंगे? तो मिनिमम डेज किस मंथ में? 28, ठीक है, 28। अब इसमें क्या, सेकंड और फोर्थ सैटरडे, ठीक है, वो क्या होंगे? हॉलीडे होंगे, और सारे के सारे संडेज हॉलीडे होंगे। तो इसमें कितने वीकेंड आएंगे? 4 वीकेंड आएंगे। अगर 7 डेज का है तो 1 से 7 एक वीक, 14 तक दूसरा वीक, फिर 21 तक और 28 तक। कितने वीक होंगे? 4 वीक होंगे। अगर यहां पे क्या, एक पहला सैटरडे होगा, एक संडे होगा, तो यहां पे एक छुट्टी होगी इस वीक में। यहां पे सेकंड सैटरडे है और एक संडे है, तो यहां पे कितनी छुट्टी होगी? 2, फिर एक इसमें और फिर 2 इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने आ गए हमारे पास? 6 क्या होगा नंबर ऑफ हॉलीडेज। मंथ कितने डेज का था? 28 का, 6 हॉलीडेज है। तो अब कितने वर्किंग डेज हमारे पास बचे? 28 माइनस 6, तो कितने डेज बचे? 22। तो आंसर क्या होना चाहिए? 22, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 टेस्ट है हमारे पास, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 4 टेस्ट होंगे, तो ये 4 कंसेक्यूटिव डेज पे होने हैं। जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में ये लिखे हो उसी ऑर्डर में, तो ये चेंज हो सकता है कि पहले केमिस्ट्री का हो सकता है या पहले मैथमेटिक्स का हो सकता है। फिर कह रहा है कि द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर द बायोलॉजी। तो फिजिक्स का टेस्ट कब होगा? किस टेस्ट से पहले होगा? एक कोई टेस्ट होना है, फिजिक्स का टेस्ट उससे पहले होना है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये टेस्ट क्या है? बायोलॉजी के टेस्ट के बाद में कंडक्ट होगा। तो फिजिक्स और बायोलॉजी इस टेस्ट से पहले होंगे। फिर क्या कह रहा है हमसे? केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट। अगर हमारे पास 4 टेस्ट होने थे, पहले दिन ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो केमिस्ट्री का 2 टेस्ट के बाद में होना है, तो यहां पे केमिस्ट्री का होना है, ठीक है। ये स्पेस केमिस्ट्री के लिए ऑक्यूपाइड हो गया। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी। अभी क्या पूछ रहा है? विच इज द लास्ट टेस्ट दैट इज हेल्ड। तो लास्ट दिन बताना है कि कौन सा टेस्ट होगा। अगर कोई भी एक टेस्ट है, या तो केमिस्ट्री का है, तो उससे पहले 2 टेस्ट कौन कौन से होने? फिजिक्स या बायोलॉजी। या फिर मैथमेटिक्स का है, उससे पहले 2 टेस्ट ये होने हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी, क्योंकि ये गिवन है हमें इस स्टेटमेंट में। अगर ये हमें गिवन है तो 2 टेस्ट किसी भी टेस्ट से पहले कहां पे आ सकते हैं? सिर्फ यहां पे आ सकते हैं। तो इस प्लेस पे या तो फिजिक्स आ सकता है या बायोलॉजी आ सकता है, सिमिलरली इस प्लेस पे आ सकता है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी बाद में नहीं हो सकते। तो हमारे पास चौथा कौन सा टेस्ट बचा? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कौन से प्लेस पे होगा? लास्ट प्लेस पे होगा। पूछा क्या गया था हमसे कि लास्ट प्लेस पे आखिरी दिन कौन सा टेस्ट होना है। तो आखिरी दिन कौन सा टेस्ट होना है? मैथमेटिक्स का टेस्ट होना है। तो आंसर क्या होगा इसका? मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कुछ इनकम का जो सम है वो किससे ज्यादा होगा? मोर देन होगा सी एंड डी टेकन टुगेदर। सी प्लस डी से ए एंड बी ज्यादा होगा। एक इक्वेशन हो गया हमारे पास स्टेटमेंट 1 से जो गिवन था। फिर क्या कह रहा है कि सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर। ए एंड सी की जो इनकम का सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बी और डी की इनकम के बराबर, ठीक है। फिर कहता है कि मोर एवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। तो ए कितना अर्न करता है? हाफ ऑफ बी प्लस डी का हाफ, एग्जैक्टली इतना करता है कि ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। तो बी एंड डी की जो हाफ है उसके जितना ए अर्न करता है। तो इसने पूछा है हुज इनकम इज द हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड स्टेटमेंट होगी, ये सेकंड होगी। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट से क्या आता है? 2a इक्वल्स टू b प्लस डी, और b प्लस डी कितना था? a प्लस सी। तो इसको हम यहां 2a लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू सी। a और c की इनकम क्या है? बराबर है। अब a और c की बराबर है, तो यहां से इस स्टेटमेंट से क्या आएगा हमारे पास? अगर c की जगह हम a रख देंगे तो b इज ग्रेटर देन d। हमारे पास a की स्टेटमेंट आ गई, तो b की इनकम आ गई हमारे पास, b d से बड़ा है और a c के बराबर है।
अब इसने क्या पूछा हमसे, हुज इनकम इज द हाईएस्ट, तो ए की हाईएस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ए की जितनी तो सी की भी है, तो बी की डी से बड़ी है, और इन दोनों में अभी हमारे पास ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो हमें क्या करना है कि अगर बी इज ग्रेटर देन डी है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन में से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस सी ग्रेटर देन सी माइनस बी। ठीक है, तो यहां से क्या है हमारे पास, 2b ग्रेटर देन 2c, मतलब b ग्रेटर देन c, और c किसके बराबर है, a के बराबर, तो आ गया हमारे पास इक्वल टू a। तो b की इनकम a से भी ज्यादा है, c से भी ज्यादा है, और b की इनकम d से भी ज्यादा है, तो इसने क्या पूछा है, हाईएस्ट इनकम पूछा है। तो हाईएस्ट इनकम किसकी होगी, b की होगी। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 फिगर्स है, एक्स वाई जेड क्या है, 3 फिगर्स है, तो इनकी हाइट तीनों की क्या है, डिफरेंट हाइट है, एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट फिगर्स है, इनकी हाइट भी क्या है, डिफरेंट है। फिर कहता है कि 3 स्पाइडर्स है एबीसी क्या है, 3 स्पाइडर है। फिर इसको बताना है कि ये इन फिगर्स पे क्लाइम करेंगे एक साथ, तो एक चांस में ए कितना क्लाइम करता है, एक्स पे, ए एक्स पे क्लाइम करेगा तो कितना करेगा, 6 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाएगा। ठीक है, तो एक बार के में कितना करेगा, वो 5 सेंटीमीटर करेगा, क्योंकि 6 माइनस 1 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा ना। फिर बी कितना क्लाइम करेगा, 7 सेंटीमीटर, लेकिन वो कितना नीचे आएगा, 3 सेंटीमीटर, तो टोटल बी कितना क्लाइम करेगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 माइनस 3 कितना आया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास सी है, तो सी कितना करेगा, 6.5, लेकिन वो नीचे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना क्लाइम करेगा एक बार के में, 4.5 सेंटीमीटर। तो तीनों का आ गया एबीसी हमारे पास। अब क्या बताना है कि इन तीनों को ए बी सी को 40 चांसेस दिए जाएंगे। कितने चांसेस दिए जाएंगे, 40 चांसेस दिए जाएंगे, ये टॉप पे पहुंच जाएंगे 40 चांसेस के बाद। और फिर इन तीनों फिगर में से शॉर्टेस्ट हाइट किसकी है, सबसे छोटी हाइट किसकी है, वो हमें बताना है। तो शॉर्टेस्ट हाइट बतानी है। अगर मैं ए के केस में देखूं तो ए अपने 39 स्टेप्स क्या है, 5 सेंटीमीटर से जाएगा, क्योंकि वो 6 जाता है, एक नीचे आता है, फिर 6 जाएगा, फिर एक नीचे आएगा। लेकिन उसका जो 40th चांस होगा, जो 40th जो स्टेप होगा, उसमें वो 6 पे जाएगा और फिर वो टॉप पे चला जाएगा, और टॉप पे जाने के बाद नहीं फिसल पाएगा। ऐसे ही बी के केस में, ऐसे ही सी के केस में। तो हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर, वो 39 स्टेप्स में 5 सेंटीमीटर जाएगा, और आखिरी वाले में कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि अब वो टॉप पे पहुंच गया तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास, 195 प्लस 6 दैट इज 201। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। बी कितना जाएगा 39 स्टेप्स में, और लास्ट वाले स्टेप में कितना जाएगा बी, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लास्ट वाले किसमें, सी क्या 4.5 एक में जाता है। तो अब हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की हाइट आ गई है, तो बताना क्या है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। तो 201, 163, 182, तो सबसे कम हाइट किसकी है, 163 की है। तो ये कौन सा फिगर है, वाई फिगर है, 163 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है, 163 सेंटीमीटर, दैट इज वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52 बच्चों की क्लास है, उसमें कितने फेल हो गए, 15 फेल हो गए। 52 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है किसी भी क्लास में। तो अभी क्या है कि 15 जो बच्चे फेल हुए उनका नाम हटा दिया गया है, तो हमारे पास कितने टोटल बच्चे बचेंगे अभी, 37, क्योंकि 52 में से 15 हटा दिए गए। तो 52 माइनस 15 इक्वल्स टू 37 अभी बच गए हमारे पास। फिर क्या बताना है, एक मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जो बच्चे पास हुए उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, तो सबकी पोजीशन है। अब रमेश की जो पोजीशन है वो कितनी है, 22 है टॉप से, तो 21 बच्चे उसके ऊपर होंगे ऐसे मेरिट में, फिर यहां पे रमेश होगा, और फिर 15 स्टूडेंट्स नीचे होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास अभी जो बचे हैं, 37 बचे हैं। 37, 15 और 21, 36 और एक 37। तो ये अभी क्या है, ये मेरिट लिस्ट बन गई है। बताना क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे की तरफ से उसकी क्या पोजीशन होगी, 15 नीचे होंगे, फिर ये 16 वो ऊपर से होगा, नीचे से होगा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 16 होगी। आंसर क्या होगा हमारा, 16। आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स a क्या है, सन है किसका, b का, तो a इज द सन ऑफ b, और a माइनस b इसका मतलब है a इज द वाइफ ऑफ b, a क्या वाइफ है b की। और बताना क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, हमें क्या बताना है, p प्लस आर माइनस क्यू। तो p प्लस आर, तो p इज द सन ऑफ r, p किसका सन है, r का। फिर r माइनस क्यू, तो r इज द वाइफ ऑफ q, r किसकी वाइफ है, q की।
तो आंसर किस किस के बीच में बताना हमें, क्यू पी क्यू पी क्यू पी। तो क्यू और पी में रिलेशनशिप बताना है। तो आर अगर इसकी वाइफ है क्यू की और पी इनका बेटा है आर का, तो पी क्यू का भी बेटा है, तो पी क्यू क्या हो गया, फादर हो गया किसका, पी का। तो क्यू इज द फादर ऑफ पी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या कह रहा है कि गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा और उसको किसको, राम को बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। कितना, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो अभी राम क्या है, उसको वापस खरीदता है गोपाल से 10% लॉस पे। तो बताना है कि व्हाट विल बी द गोपाल प्रॉफिट या पोजीशन इफ ही एग्री। तो अगर गोपाल उसको वापस बेच देता है तो गोपाल का क्या प्रॉफिट, क्या पोजीशन होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो गोपाल ने अगर ऐसे जो भी परसेंटेज का डाटा है तो उसमें हमें क्या देना होता है, रो डाटा मैं बार बार बता रहा हूं कि 100 को मान लेते हैं। तो मान लो अगर गोपाल ने उसको 100 रुपीज का खरीदा था, ठीक है, अभी उसने क्या है, राम को कितने प्रॉफिट पे बेचा, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज। तो कितने रुपीज का बेचा उसने, 110 का, ठीक है। तभी तो 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसने अगर 100 में खरीदा तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है, तो टोटल अमाउंट जिसमें उसने बेचा 110, ठीक है। फिर कहता है कि द राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल। अभी राम क्या है, वापस गोपाल को खरीद बेचना चाहता है उस फोन को। तो अगर उसने वापस बेच दिया और कितना, 10% लॉस, तो अभी 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपीज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन है 10% गिवन है मान लो, तो 10/100 इंटू टोटल अमाउंट। तो अमाउंट कितना, 110। भाई गोपाल साइड से तो 100 रुपीज था, तो 100 यहां पे था, ठीक है। अभी क्या है, राम को बेचा, राम वापस करना चाह रहा है, तो राम के पास कितने में है, 110 में। तो राम का अमाउंट कितना है, 110। तो कितने अमाउंट का लॉस है उसको, 11 रुपए का। अगर उसको 11 रुपीज का लॉस होगा 110 में से, तो उसने कितने में बेचा, 110 माइनस 11 रुपीज इक्वल टू 99 रुपीज। तो ये कितना हो गया, 99 रुपीज हो गया। अब उसने 99 में बेच दिया, किसको, गोपाल को। तो अभी बताना है कि गोपाल के पास अब प्रॉफिट है, लॉस है, क्योंकि उसके पास 100 में था, 99 में वापस आ गया। कॉस्ट क्या थी उसकी, 100 थी, 99 में वापस आ गया। तो कितने का प्रॉफिट है, 1 रुपए का, अभी उसको प्रॉफिट है। तो गेन क्या होगा, 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। हमारे पास 9 पर्सन है, उनका एवरेज कितना है, वेट कितना है, 50 kg। और एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg। तो पहले जो 5 लोग हैं उनका वेट का एवरेज कितना है, उनका कितना एवरेज है, 45 kg। और उसके बाद एवरेज वेट जो लास्ट 5 का है वो है 55 kg। तो लास्ट जो टोटल पर्सन कितने हैं, 9। अगर ऐसे 9 है, 3, ये 9 है, तो फर्स्ट 5 कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहां तक फर्स्ट 5 होंगे। और लास्ट 5 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये लास्ट 5 होंगे। तो ये वाला जो एक पर्सन है बीच वाला, ये 2 बार काउंट, दोनों में काउंट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी को x मान लूं, x मान लिया मैंने, तो ये फर्स्ट 4 हो गए और ये लास्ट 4 हो गए, ठीक है। अभी क्या एवरेज वेट 9 पर्सन का कितना था, 50 kg। तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर कितना है हमारे पास, 9 इक्वल्स टू जो हमारे पास क्या है, 50 है। तो टोटल वेट 9 पर्सन का कितना आएगा, टोटल वेट कितना आएगा, यहां पे कितना था, 9 था, 9 पर्सन थे, तो कितना आएगा, 450। तो 450 क्या हो गया, टोटल वेट हो गया इन 9 लोगों का। 9 पर्सन का टोटल वेट कितना है, 4। अगर सबका सम किया जाए 9 पर्सन के वेट का, तो ये कितना है, 450। अगर ये 5 पर्सन वाले फर्स्ट केस में देखे तो इनका एवरेज वेट कितना, 45। तो मैं देख सकता हूं कि फर्स्ट 4 प्लस इस x को जोड़ के कितना आया हमारे पास, 45। तो 4 का सम, इन 4 के वेट का सम प्लस x के वेट का सम अपॉन 5 इक्वल्स टू 45। वही एवरेज वाली इक्वेशन जो मैंने वहां पे यूज की है वो यहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो सबका 4 का सम प्लस x इक्वल्स टू 225, ये आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना, ठीक है। और लास्ट के 4 का वेट कितना गिवन है, जो लास्ट के 5 का गिवन कितना है, 55 kg। तो लास्ट के जो 5 का है, तो इसमें x प्लस जो लास्ट के 4 पर्सन है अपॉन 5 इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो ये क्या होगा, लास्ट के 4 प्लस x अपॉन 5 इक्वल्स टू 55 kg, ठीक है। तो लास्ट के जो 4 है प्लस x है, उनका सम कितना आएगा, 275। अभी मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है मेरे पास, और एक मेरे पास ये है टोटल वेट वाली, ठीक है। अभी मैं इनका सम कर देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो सम ऑफ फर्स्ट 4 प्लस सम ऑफ लास्ट 4, ठीक है,
प्लस x इसमें भी है और उसमें भी है, तो 2 बार ऐड हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू कितना आएगा टोटल, तो कितना आएगा ये टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आएगा, इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ये इक्वेशन है और इन सबका जो टोटल वेट है वो कितना है 450 है। तो इसमें से इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये लास्ट 4 इसमें भी होंगे, ये माइनस हो जाएंगे, और ये फर्स्ट 4 इसमें भी होंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2x है, मतलब ये पर्सन इसमें तो एक बार ऐड हुआ है, लेकिन इस इक्वेशन में 2 बार ऐड हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूं तो ये हमारे पास सिर्फ एक बार बचेगा, तो 2x में सिर्फ x बचेगा, और 500 में से 450 जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 50, क्योंकि 500 में से कितना माइनस करना है 450 माइनस करना है। पूछा क्या गया है कि फिफ्थ जो पर्सन है, ये x जो पर्सन है इसका वेट कितना है, तो इसका वेट कितना है 50 kg, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि P इक्वल्स टू 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B। तो P क्या है हमारे पास, P कितना है 40%, अगर परसेंट है तो मैं 100 लिख सकता हूं वैसे, A प्लस 65/100 ऑफ B। और Q कितना है, Q कितना है हमारे पास 50% ऑफ A, 50/100 A प्लस 50% ऑफ B। ओके, फिर कहता है A इज ग्रेटर देन B, A किससे बड़ा है, B से बड़ा है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस कंटेक्स्ट में P और Q में रिलेशनशिप बताना। तीनों स्टेटमेंट जो आंसर्स किए हैं तो P आइदर Q से बड़ा है या Q P से बड़ा है या P और Q बराबर है, और गिवन क्या है हमें कि A इज ग्रेटर देन B, A किससे बड़ा है, B से बड़ा है। तो मैं P में से Q माइनस कर सकता हूं। अगर मैं P में से Q माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 40A/100 माइनस 50A/100, तो क्या बचेगा माइनस के 10A/100। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि 40 और 50 में से कौन सा बड़ा है, 50 बड़ा है, और माइनस किस में से किसको कर रहा हूं मैं, 40 में से 50 माइनस कर रहा हूं। मतलब मेरे पास 40 रुपीज है और कोई मेरे से 50 रुपीज लेके गया, तो मैंने उसको 10 रुपीज एक्स्ट्रा कहां से दिए, किसी से मांग के दिए, तो मेरे ऊपर ही उधार हो गया वो, तो माइनस में हो गया ना, मेरे पास भी हो, तो माइनस के 10/100 A। फिर यहां पे देखते हैं 65/100 B माइनस 50/100 B। तो 65 में से 50 माइनस करें क्या आएगा 15 आएगा, 15/100 B। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया P माइनस Q इक्वल्स टू माइनस के 10/100 A प्लस 15/100 B। तो इसको मैं यहां पे देख सकता हूं 100 P माइनस Q इक्वल्स टू माइनस के 10A प्लस के 15B। और अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले दूं तो 100 P माइनस Q, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं इक्वल्स टू 5 माइनस के 2A प्लस 3B। अभी देखो क्या गिवन था मेरे को, A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, पर क्या 2A 3B से बड़ा है। अगर मान लो मेरे पास A कितना 3 है और B कितना 2 है, और 2A कितना होगा 6 होगा, और 3B कितना होगा 6 होगा, तो दोनों बराबर हो गए। अगर एक सेकंड केस देख के चलूं मैं कि 4 और 3 है, तो इसका ट्वाइस दैट इज 8 और इसका थ्राइस दैट इज 9, तो यहां पे हमारे पास B बड़ा हो गया। एक केस और देखते हैं, B मेरे पास 2 है और A मेरे पास 2 है और B कितना 1 है, तो A का ट्वाइस कितना होगा 4 और B का थ्राइस दैट इज 1 का थ्राइस कितना होगा 3, तो यहां पे A बड़ा हो गया, यहां पे B बड़ा हो गया और यहां पे दोनों बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन से हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना हमें A की वैल्यू पता है ना हमें B की वैल्यू पता है। बताना क्या है कि P और Q में से कौन सा बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई -2A प्लस 3B, तो P Q से बड़ा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो P Q से छोटा हो जाएगा, और अगर ये 0 आता है तो P Q के बराबर है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुछ भी हो सकता है, A B के डिफरेंट अगर वैल्यूज लेते हैं हम तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम स्टेट आंसर्स क्या है सीधा नहीं बता सकते, तो नन ऑफ, तो क्या कह रहा है नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। तो इस वाले में कोई सर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि 12% क्या है, किससे कम अर्न करते हैं, 30,000 पर ईयर से कम करते हैं। फिर कह रहा है कि 6% जो हाउस होल्ड है वो किससे ज्यादा अर्न करते हैं, 2 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं। फिर 22% हाउस होल्ड किससे ज्यादा अर्न करते हैं, 1 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न करते हैं। फिर कह रहा है कि 990 जो हाउस होल्ड है वो कितने के बीच में, 30,000 से 1 लाख के बीच में अर्न करते हैं। अभी हमें बताना क्या है कि हाउ मेनी हाउस होल्ड दे अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने हाउस होल्ड अर्न करते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या था, 12% किससे ज्यादा, किससे कम, 30,000 से कम।
12%, 30,000 से कम। फिर कह रहा है कि 6% कौन से हैं, जो 2 लाख से ज्यादा है। फिर 22% के कौन से हैं, जो 1 लाख से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि 22% वे लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं, उनमें से कोई 2 लाख है, तो वो इस 22% में काउंट होएगा नहीं होएगा? कि भाई अगर किसी की सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, तो 2 लाख से ज्यादा उसकी सैलरी है, तो वो ऑटोमेटिक 1 लाख से ज्यादा है, तो 22% में वो 6% भी इंक्लूडेड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 16% वो लोग हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अर्न करते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूं 16% कौन से है, जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में करते हैं, क्योंकि 6% तो 2 लाख से ज्यादा करते हैं और 22% क्या है, 1 लाख से ज्यादा करते हैं। तो जिनकी 2 लाख से ज्यादा है वो 22% में आएंगे नहीं आएंगे? तो अभी अगर मेरे को बीच में निकालना है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने हैं, तो वो कितने हैं, 16% है। ठीक है। फिर इसके अलावा मेरे को क्या गिवन था, 990 कौन से हैं, जो 30,000 से 1 लाख के बीच में अर्न करते हैं। तो ये मेरे पास एक डाटा है जो गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम देखते हैं अब टोटल परसेंटेज हमें गिवन है। टोटल परसेंटेज किसी भी डाटा की कितनी होती है, 100% होती है। अगर पूरे डाटा को एक साथ देखे तो 100% होता है। तो 30,000 से कम वाले कितने हैं, 12% है। 30,000 से 1 लाख के बीच में कितने हैं, ये 990 हो गए, लेकिन हम इसको एक्स परसेंटेज मान सकते हैं कि भाई कितने परसेंट है, हमें तो नहीं पता, तो ये x% हो गया। अभी 1 लाख से ऊपर वाले कितने हैं, 22% है, और इसी में 22% में 6% जो 2 लाख से ऊपर है वो काउंट हो चुके हैं। तो ये टोटल कितना होना चाहिए मेरा, 100% होना चाहिए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 34। तो x इक्वल टू 100 माइनस 34, तो ये कितना आ गया x मेरे पास, 66। तो ये जो ये डाटा है 990, ये 66% लोगों का है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे हमारे पास, कि भाई 66% नंबर ऑफ पीपल्स के कितना है, 99 0। ये है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल्स कितने होंगे मेरे पास, 990 इंटू 100 अपॉन 66। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये 6 और ये 90, फिर इसको इससे डिवाइड करूं तो 15। तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ पीपल्स कितने टोटल मेरे पास, 1500। तो मेरे पास टोटल लोग कितने हैं, 1500 है। पूछा क्या गया था मेरे से कि हाउ मेनी हाउस होल्ड दे अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। तो 1 लाख और 2 लाख के बीच में कितने लोग थे, हमारे पास 16% थे। तो 16% किसका, 1500 जो टोटल पीपल है। तो 15%, 16% ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने होने चाहिए, 240। 240 कौन से लोग हैं, जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अर्न करते हैं। 240 आंसर ये हो गया, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 13 2 डिजिट के कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 इस टाइप से। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार है। जैसे 1 के बाद दूसरा नंबर ऑड नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, फिर 5, फिर 7 इस तरीके से। तो ये 2 डिजिट का नंबर है। फिर कहता है कि इफ 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर। तो अगर पहले 5 नंबर का जो मीन होगा वो कितना है, 39 है। वो कितना है, 39 गिवन है। फिर इसने हमें इसने पूछा है कि देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर। तो सभी के सभी जो 13 नंबर्स हैं उनका मीन कितना होगा। तो मीन नंबर अगर मैं देखा जाऊं तो कैसे लिखे जाते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2x क्या 2 से डिवाइड होता है। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा तो ये एक ऑड नंबर है। अभी हमें क्या देना है, कॉन्जिक्यूटिव। तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 2x + 2 3। फिर क्या होगा, 2x + 5। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2x + 7। फिर क्या होगा, 2x + 9। तो हमारे पास ये 5 नंबर हो गए, फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इन सब का जो मीन है, मीन क्या होता है, इन सब का समेशन, इन सब का सम डिवाइड बाई 5 = 39 है। तो इन सब का सम कितना होगा, 2x कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो इसको हम 10x लिख सकते हैं। फिर इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 4 5 9 9 7 16 9 25। इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। कितना है ये, 39। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2x + 5 = 39। तो यहां से x आ जाएगा हमारे पास कितना, 17। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 17 आ गई है तो x की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं नंबर्स में। तो ये कितना होगा, 2 × x दैट इज 2 × 7 दैट इज 34 + 1 35। तो पहला नंबर कौन सा है हमारे पास, 35। फिर अगला नंबर कौन सा होगा, 37।
फिर उससे अगला कौन सा होगा 39। तो इस तरीके से नंबर लिखेंगे हम टोटल। तो ये 13 नंबर है मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे को इन सब का मीन बताना है, तो मेरे पास नंबर कितने हैं 13। इन सब का समेशन करते हैं तो समेशन कितना आएगा 35 प्लस 37 72। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये आएगा समवेयर 611। और मीन निकालने के लिए नंबर कितने हैं 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए मेरा 47। तो इन सब का क्या मीन कितना है 13 नंबर्स का 47। तो आंसर क्या है मेरा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हमारे पास कितने बॉयज है 6 बॉयज है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 बॉयज है। सभी के पास क्या है कार्ड्स है, गेम के कार्ड्स हैं। सभी के पास अभी कितने हैं 10 है, अभी सबके पास कितने हैं 10 कार्ड्स हैं। तो एफ ने 2 कार्ड किससे दिए ए से दिए, तो एफ के पास कितने कार्ड हो गए 12 हो गए, 10 थे ऑलरेडी, 2 इसने इससे दे दिए। तो ए के पास कितने बचे 8 बचे। फिर कहता है गिव्स अवे 5 टू सी। अब एफ ने 5 किसको दिए सी को दिए, तो सी के पास कितने हो गए 15, इसके पास कितने हो गए 7। ओके। फिर कहता है हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी। तो सी ने 3 दे दिया किसको बी को, बी के पास 10 थे और अब 3 देने के बाद कितना 13 हो गया, इसमें कितना माइनस हो गया 3, तो इसके पास हो गए सी के पास 12। भाई बी गिव्स 6 टू डी। अब बी ने 6 कार्ड किसको दिए डी को, तो डी के पास कितने हो गए 16 और बी के पास कितने हो गए 7। अभी डी पासेस 1 टू ई। डी ने 1 कार्ड किसको दिया ई को दिया, तो ई के पास कितने 11 और डी के पास कितने 15। फिर द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय डी एंड ई इज इक्वल टू। तो डी और ई के पास कितने हैं 26, 15 प्लस 11 दैट इज डी प्लस ई कितना है 26, 15 प्लस 11। ये बताना है किसके इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय। तो ये डी प्लस ई के पास कितने 26, और अब 26 का समेशन देखते हैं इनमें से किसके पास है। तो अगर मैं एफ को और बी को ऐड करूं 7 प्लस 7 दैट इज 14 प्लस सी को ऐड करूं 12 तो कितना आएगा मेरे पास 26। तो बी प्लस सी प्लस एफ, तो ये ऑप्शन में देखते हैं बी सी एफ। तो डी और ई के पास किसके बराबर है बी सी एफ के जितने कार्ड के बराबर है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक मिल्क का सैंपल है जिसमें 50% वाटर है। अगर मेरे पास मिल्क है और मिल्क कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना ml होता है 1000, तो इसमें कितना वाटर कितना है 50% दैट इज 500 ml वाटर और 500 कितना मिल्क। ये वाटर होगा ये मिल्क होगा क्योंकि 50% वाटर था। अभी क्या कहता है कि 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू द इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। अब इसमें से हमने 1/3 लिया, तो 1/3 कितना होगा टोटल मिल्क का 1/3 लिया, तो 1/3 कितना होगा 1000/3। इतना मिल्क है अभी मेरे पास इस सॉल्यूशन का, इस सैंपल का इतना मिल्क है, तो वाटर कितना होगा उसमें आधा वाटर होगा आधा मिल्क होगा। तो मैं कर सकता हूं इतना वाटर होगा और इतना ही मिल्क होगा, इतना मिल्क है और इतना वाटर है जो मैंने सैंपल दिया उसमें। इसमें क्या गया इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर दिया गया है। तो कितना मिल्क ऐड किया गया इसमें 1000/3। तो टोटल मिल्क तो हमारे पास इतना था, लेकिन उस मिल्क के सैंपल में इतना वाटर था और इतना मिल्क था, ठीक है। अब इतना टोटल मैंने और मिल्क लिया जो प्योर है, इसमें वाटर नहीं है। बताना है कि द वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन। अभी बताना है कि वाटर की परसेंटेज नए मिक्सचर में कितनी है। अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूं तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 2 × 1000/3। ये मेरे पास टोटल सैंपल है। वाटर कितना है मेरे पास 1000/3 × 2। परसेंटेज निकालनी है इसकी, वाटर की परसेंटेज निकालनी है। टोटल मेरे पास इतना है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं 1000/3 × 2। इसको किससे डिवाइड करना है 2 × 1000/3 मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो 1000 से 1000 डिवाइड कर सकता हूं, 3 से 3 कर सकता हूं। तो ये 2 नीचे आ जाएगा 1/4 × 100, तो 100/4 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 25%। तो वाटर की जो परसेंटेज है नई मिक्सचर में वो कितनी है 25% है। तो वो पहले कितनी थी 50%, अभी कितना 25%। तो आंसर आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q। तो अगर Q किसी काम को 10 दिन में करता है या मानो X नंबर ऑफ डेज में करता है, तो P उस काम को कितने में करेगा 10/3 या X/3, तो 3 टाइम्स फास्ट काम करता है।
तो P की कैपेसिटी क्या है, अगर 3Q बराबर काम करेंगे तो P की कैपेसिटी इतनी है। फिर कहता है कि P एंड Q वर्क टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। तो R जो काम करता है, अगर P और Q दोनों मिला के काम करे तो 4R के बराबर होंगे। पहला ये स्टेटमेंट, सेकंड ये। अभी क्या पूछा है इसने कि इफ P Q एंड R टुगेदर वर्क ऑन अ जॉब, अभी P Q R एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनका जो अर्निंग्स होगा उनके काम के बेसिस पे होगा कि अगर काम खत्म हुआ है, P Q R तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और काम खत्म होगा, मान लो 10 दिन में काम खत्म हो गया या 5 दिन में काम खत्म हो गया, तो 5 दिन में काम खत्म हो गया और P की एफिशिएंसी ज्यादा थी, P एक दिन में ज्यादा काम करता था, P Q के 3 टाइम्स काम करता था और P प्लस Q R के 4 टाइम्स काम करते थे। तो P ने अगर ज्यादा काम किया है तो P को ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हमें बताना है कि रेशियो क्या है उनकी अर्निंग्स का। तो उनकी जो अर्निंग्स हुई है तीनों की, वो किस रेशियो में हुई है। अगर P इक्वल टू 3Q है और P प्लस Q इक्वल टू 4R है, तो मैं P को यहां 3Q लिख सकता हूं, 3Q प्लस Q इक्वल टू 4R। तो 4Q इक्वल टू 4R, तो मैं कह सकता हूं Q इक्वल टू R। तो Q और R दोनों सेम डेज में खत्म करते हैं, तो Q और R की एफिशिएंसी दोनों की सेम है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि P की जगह मैं 3 यहां लिख सकता हूं, P रेशियो Q रेशियो R। भाई तीनों का काम करने का रेशियो बताना है कि तीनों ने कितना काम किया है, कितनी अर्निंग हुई है। तो P की जगह मैं 3Q लिख सकता हूं यहां से, फिर मैं Q को Q ही लिखूंगा और R की जगह, क्योंकि Q इक्वल टू R है तो फिर से मैं Q लिख सकता हूं और Q को मैं कॉमन है तो तीनों में कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास रेशियो क्या आएगा, 3:1:1। तो आंसर क्या है मेरा, 3:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फैमिली है 6 मेंबर्स की, 6 पर्संस की। तो 6 पर्सन कौन कौन है, A B C D E एंड F। गिवन क्या क्या स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दे आर इक्वल। तो मैन और वुमेन दोनों इक्वल है। अगर 6 मेंबर्स की फैमिली है हमारे पास तो 3 मैन होंगे और 3 वुमेन होंगे, ठीक है। फिर क्या गिवन है, A एंड E आर सन्स ऑफ F। तो F है कोई, अभी गिवन नहीं है F किस कैटेगरी में है, लेकिन A और E क्या है, दोनों उसके सन है, दोनों उसके बेटे हैं F के, ठीक है। तो A और E क्या है, मैन कैटेगरी में आएंगे। फिर क्या, D इज द मदर ऑफ 2, दैट इज 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो D क्या है, यहां पे आएगा। और मदर किसकी है, 2 लोगों की है, 2 लोगों की है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो मतलब जो भी एक यहां बॉय आएगा तीसरा, इन दोनों में से तो किसी की नहीं हो सकती। अगर इनमें से एक की है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे की भी होगी। और अगर 2 मैन की वुमेन है, तो एक की है तो दूसरे की भी होगी। अगर एक की मदर है तो दूसरे की ऑब्वियसली होगी। लेकिन गिवन क्या है, सिर्फ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एक की इनमें से तो नहीं है। फिर जो भी यहां थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड मैन आएगा, डी क्या है, उसकी मदर है। नेक्स्ट क्या है, बी इज द सन ऑफ ए। तो बी क्या है, ए का सन है। तो बी क्या है, मैन है, सन है। तो बी क्या है, डी का बेटा है। डी क्या है, बी की मदर है। डी क्या होगी, मदर होगी किसकी, बी की। और सिंस डी बी की मदर है और ए क्या है, बी का फादर है, तो ए और डी क्या है, कपल है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 मैन आ गए, ए बी ई, और बचे कौन कौन है, सी एफ डी। तो सी एफ डी ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों क्या है, वुमेन कैटेगरी में आएंगे। अभी हमसे क्या बताना है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। तो मैरिड कपल कौन कौन है, ए और डी। कौन कौन है मैरिड कपल, ए और डी। इनका बेटा कौन है, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। तो क्या इन्फ्रेंस आ सकता है वो देखते हैं। ए बी सी और ऑल फीमेल्स। तो फीमेल्स कौन कौन है, डी सी एफ। तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। सिंस ए और डी कपल है, ए मैन है, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 डिजिट का कोई नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर कैसे होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। यूनिट प्लेस पे जेड, टेंस पे वाई और 100 पे एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो नंबर क्या है, 7 से डिवाइड होता है, नंबर 7 से डिवाइड होता है। थर्ड की स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करके क्या आएगा मेरे पास, जेड वाई एक्स। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और ये भी 7 से डिवाइड होता है। सिंस 2 नंबर 7 से डिवाइड होता है तो उनका डिफरेंस या उनका सम भी 7 से डिवाइड होगा।
तो अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस दूं तो वो भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस देखते क्या आएगा, तो ये नंबर क्या है, 7 से डिवाइड होगा। सिंस 99 7 से डिवाइड नहीं होता तो x माइनस जेड क्या है, 7 से डिवाइड होना चाहिए। और x माइनस जेड 7 से डिवाइड कब होगा, 7 से डिवाइड कब होगा, जब या तो इसकी वैल्यू 7 आएगी या इसकी वैल्यू 0 आएगी। और x जेड एक्स वाई जेड तीनों डिजिट क्या है, डिफरेंट है, तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू x माइनस जेड 0 नहीं आ सकती। फिर ये 7 कब आएगा, जब आएगा जब x की वैल्यू 8 हो और z की वैल्यू 1 हो, या फिर x की वैल्यू 9 हो, z की वैल्यू 2 हो, तो ये दोनों 7 से फिर डिवाइड होंगे। हमारे पास क्या आ गया, x और z की वैल्यू आ गई। तो x कितना है हमारे पास 8, y की वैल्यू अभी पता नहीं, और z की 1। दूसरा केस क्या है 9, ये वाला। अभी 7 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस में से माइनस करेंगे ये इन दोनों नंबर को, तो ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये लास्ट डिजिट क्या है, 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा तो वो क्या है कि जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस माइनस करेंगे जो उसके आगे डिजिट है उसमें से, तो माइनस करने के बाद वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अभी इसका ट्वाइस कितना 2, तो 2 किस में से माइनस करेंगे, 80 समथिंग कुछ नंबर है उसमें से 2 डिवाइड माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करने के बाद वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 80 में कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, 84 होता है। 84 क्या है, 7 से डिवाइड होता है। सिंस इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया है तो यहां पे जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 2 ऐड होने के बाद आना चाहिए, तो वो 86 होना चाहिए, 86 होना चाहिए। तो ये नंबर होगा जो ये 3 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 7 से। ऐसे अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो मेरे पास क्या आएगा 168, 168। इसमें इसका ट्वाइस करेंगे 8 का ट्वाइस 16, इसमें से माइनस करेंगे 16 माइनस 16 दैट इज 0, 0 7 से डिवाइड होता है। ठीक, मतलब 0 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो है क्या बेसिकली कि आइदर 0 आए या फिर 7 से कोई डिवाइड होने वाला नंबर आए। तो 16 माइनस 16 दैट इज 0, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक नंबर होगा 3 डिजिट नंबर। फिर हमारे पास ये है 9 समथिंग 2, तो 90s में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, कौन सा है, 91 या 98। दो नंबर हो गए हमारे पास 91 या 98। ठीक, अब इसका ट्वाइस दैट इज 4 माइनस करके 91 आया, तो यहां पे कितना होना चाहिए 95। ऐसे 98 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो इसका ट्वाइस दैट इज 4 माइनस करके 98 आया, तो 4 ऐड करेंगे तो 102, लेकिन फिर ये 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो 98 हमारे केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमारे केस को 91 करेगा, 91 में 4 ऐड करेंगे 952। अब इसका रिवर्स दैट इज 259, इसको चेक करते हैं 7 से डिवाइड होता है नहीं है। 9 का ट्वाइस 18, 18 25 में से माइनस करेंगे 7, तो 7 से डिवाइड होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास कितने ऐसे नंबर है जो 7 डिजिट जो 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिवाइड हो रहे हैं, बस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 नंबर आ गए। कौन कौन से 4 नंबर है, 168, 861, 952 एंड 259, तो 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, 99 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें 8 क्या है यूनिट प्लेस पे आएगा। तो 99 के बाद 100 आता है, तो 100 क्या है 3 डिजिट नंबर है, और 1000 से पहले आता है 999, वो भी 3 डिजिट नंबर है, तो वो भी 3 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास कितने 3 डिजिट नंबर होंगे 99 से 1000 के बीच में, जिनमें यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस कौन सा होता है, अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस पे ये होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 8 चाहिए। तो ऐसे नंबर बताने काउंटिंग करके कितने हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 108, ठीक है। फिर क्या होगा मेरे पास 118, ऐसे जाके कहां पे आएगा 198। टोटल कितने नंबर हो गए, कल मैंने काउंट करना सिखाया था 9 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 10 नंबर हो गए। फिर मेरे पास आएगा 208, कहां तक 298 तक। फिर ऐसे 308, 398 तक, ऐसे ही कहां तक 798 तक, ठीक है।
फिर इसके बाद 800 के बाद जो नंबर स्टार्ट होगा तो उसमें भी यूनिट डिजिट पे, मतलब लास्ट वाले डिजिट पे यहां पे हमें 8 चाहिए, तो उसमें भी 808 होगा, 818 होगा, ठीक है ना, 828 और 898, फिर ऐसे ही हमारे पास 998 तक नंबर होगा। तो 108 में से 100 वाली सीरीज में 10 नंबर, फिर 200 वाली में फिर 10 नंबर, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो हमारे पास कहां से कहां तक जा रहा है, 10 से 998 तक। तो टोटल कितने नंबर है ये, 3, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6, 7, 8, 9, टोटल नंबर कितने हुए, 9 -1 + 1 दैट इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर में कितने हैं, 10 नंबर है, तो 10 × 9 दैट इज 90। टोटल नंबर कितने हैं जो यूनिट बेस पे 8 ऑक्यूपाई करते हैं, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड है। अगर हमारे पास ये लिखा है कि मीन इज लेस देन मीडियन तो लेस देन मोड, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है ये गिवन है किसी भी डाटा सेट के लिए। तो हमें बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो डाटा होगा, ये किस टाइप का होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यूड होगा टू द राइट और ये स्क्यूड होगा टू द लेफ्ट, या फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यूड। तो डाटा सेट कैसे होता है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये दोनों तरफ से बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। अगर मेरे पास स्क्यूड टू द लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ से स्क्यूड है, तो लेफ्ट की तरफ से थोड़ा बड़ा होगा, इस तरीके से होगा। और ऐसे अगर स्क्यूड टू द राइट है, तो राइट की तरफ से फिर राइट की तरफ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नाइदर स्क्यूड और नॉर सिमेट्रिक में क्या है कि ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं, मतलब एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। अभी क्या है, ये याद रखना है कि अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होता है, तो ये स्क्यूड होता है टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होता है, ये सिर्फ याद रखना है। अगर ये मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है, तब क्या होगा, स्क्यूड होगा टू द राइट, तो उस केस में ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स कोई पर्सन है, उसकी जो एज लास्ट ईयर थी, एक साल पहले जो उसकी एज थी, वो किसी नंबर का स्क्वायर थी। तो किसी नंबर का स्क्वायर क्या क्या होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो इसमें से कोई सी भी हो सकती है नंबर का स्क्वायर, जैसे 16, 25, 36, 49, 64, इस तरीके से। तो इनमें से कोई नंबर था लास्ट ईयर जो उसकी एज थी, अभी क्या उसकी एज 1 साल और बढ़ गई है। फिर कहता है कि अगले साल अगर 1 साल बाद में देखा जाए, तो उसकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी किसी नंबर का। तो अगर मैं पिछले साल 1 थी, आज क्या है +1 हो जाएगा इनमें से किसी में भी, और नेक्स्ट ईयर क्या है +1 हो जाएगा, तो मतलब 2 बार 1 एडिशन हो जाएगा। अगर मैं 16 में 2 ऐड करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। 18 क्या किसी नंबर का क्यूब होता है, नहीं। 25 में 2 ऐड करेंगे 27, तो क्या वो 3 का क्यूब होता है, हाँ होता है। तो उसकी एज 1 साल पहले कितनी थी, 25, आज कितनी है 26, अगले साल कितनी होगी 26, तो अगले साल कितनी होगी 27, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई कर गया। फिर क्या पूछता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। तो उसे कितने साल और वेट करना पड़ेगा कि उसकी एज क्या है, एक नंबर का क्यूब फिर से हो जाए। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा, 64 - 25, ठीक है, 64 - 25, तो 25 पिछले साल थी, और अभी कितनी है 26, तो अभी कितनी है 26, तो वेट कितना करना पड़ेगा उसको 38, तो वेट कितना करना पड़ेगा 38 ईयर्स। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 5 टीचर है, टीचर कौन कौन है, A, B, C, D और E, तो ये 5 टीचर्स हो गए। अभी सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, फिर ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और फ्रेंच। तो कितने सब्जेक्ट है, 3, 3, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। हिंदी है, इंग्लिश है, फिर इंग्लिश है और ज्योग्राफी है, फिर मैथमेटिक्स है और हिंदी है, हिंदी में काउंट कर चुका, मैथमेटिक्स हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया और फ्रेंच हो गया। ये क्या है, हिस्ट्री है और ये फ्रेंच है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो गए। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। ए और बी क्या है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं।
इसके बाद क्या कहता है कि सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, डी और ए मैथमेटिक्स और हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई और बी हिस्ट्री पढ़ाते हैं और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच। फिर क्या बताना है कि हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो इनमें से ए बी सी डी ई में से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तो ए कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है 3, बी कितने पढ़ाता है 3 + 2 5, तो बी 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है, सी 2, डी फिर से 2 और ई फिर से 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है बी, तो कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है 5 सब्जेक्ट, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है, उसको हमने रिवर्स कर दिया गया, तो लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, तो नंबर को डिवाइड किया है, जो बड़ा है उसको डिवाइड किया है जिससे जो छोटा है उससे, दोनों को रिवर्स करने के बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, तो लार्जेस्ट जो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है एक्स वाई की तरह, ये कोई भी नंबर है, रिवर्स करने के बाद क्या नंबर हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नंबर मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कब होगा, जब इनमें से एक डिजिट 9 होगी, तभी मैक्सिमम होगा। अगर मैं इसको यहां लगा दूं, ये 9 हो गया और यहां पे कोई डिजिट होगी वाई मानो, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा वाई 9, मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है, क्योंकि 9 क्या है दो बार भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, लेकिन 99 को 99 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और y की जगह 0 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 0 9 दैट इज 9 वो सिर्फ एक डिजिट का नंबर होगा, वो दो डिजिट का नंबर नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या बताना है हमें कि अगर 90 समथिंग है, 91 है, 92 है, कोई भी है, या फिर यहां पे कितना आएगा 19 या 29 आएगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम आना चाहिए। अगर मैं एक केस लेके दिखाऊं कि y की वैल्यू अगर 1 है, तो y की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पे कितना 19 आएगा, तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 76, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 15 बचेगा। तो कोई ना कोई नीचे ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे ये डिवाइड सिर्फ एक बार हो, मतलब 19 से ये 4 बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड होने के बाद 15 रिमाइंडर है, तो नीचे कोई ऐसा नंबर हो कि जिससे सिर्फ एक ही बार डिवाइड हो। तो एक बार डिवाइड कब होगा, जब कोई भी जो दूसरा नंबर होगा वो 100 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो अगर मैं y की जगह 4 या 5 में से कोई सा लूं, कोई सा एक नंबर चूज करूं, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा 94, वहां पे क्या होगा 49, तो 49 से सिर्फ एक बार डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 45, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। सेकंड केस में क्या है कि अगर मैं 5 दूं तो यहां पे क्या होगा 95, नीचे क्या आएगा 59, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 36, ठीक है। तो बड़ा कौन सा रिमाइंडर है 45, मैक्सिमम चाहिए ना, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, तो लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू होगी 45 की, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है 2 वॉल्स है, 2 दीवारें हैं और ऊपर एक छत है, तीनों क्या है राइट एंगल पे एक दूसरे के, क्या है राइट एंगल पे, एक पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट जहां पे वो मीट करते हैं। मानो अगर ऐसे है मेरे पास, एक दीवार ये होगी, एक ये होगी, और ऊपर इनके छत है और तीनों कहां पे मीट करते हैं P पॉइंट पे। अगर मैं ऐसे देखूं नीचे की तरफ से, तो ये ऊपर की तरफ से 2 दीवारें जा रही है, 2 दीवारें और ऊपर छत है, तो ऊपर जो कोने में पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा P पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा P। फिर कहता है ए फ्लाइज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो एक दीवार से क्या है 1 मीटर की दूरी पे है और दूसरी दीवार से क्या है 8 मीटर की दूरी पे है, मतलब ऐसे है। अगर ये वॉल 1 थी और ये 2 थी, तो यहां से क्या 1 मीटर की दूरी पे है ऐसे, और इससे कितनी दूरी पे 8 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और फिर कह रहा है 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P, अगर P कोई कोने का पॉइंट है, अगर मान लो मैं इसमें रूम में खड़ा हूं, तो एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, 2 दीवार होगी और ये ऊपर छत होगी, ऊपर जो कोने में पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा P पॉइंट। अब P पॉइंट से कोई भी इस डिस्टेंस पे, मतलब इस दीवार से 1 मीटर की यहां पे दूरी, उस दीवार से 8 मीटर की डिस्टेंस, 8 होगी 1 होगी, और उस कोने वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है 9 मीटर है, तो किसी कोने वाले पॉइंट से कितने दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पे, ऊपर कोने से 9 मीटर की दूरी पे। बताना क्या है कि हम इसकी जो इस पॉइंट की जो इस फ्लाई की डिस्टेंस है वो मीटर्स में छत से कितनी दूरी पे है,
तो अगर मैं छत से दूरी बताऊं और ऐसे एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करूं छत से, ऊपर छत से उस पॉइंट पी पे, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास। तो उस राइट ट्रायंगल का मेरे को ये डिस्टेंस पता है, हाइट बतानी है मेरे को, और ये डिस्टेंस नहीं पता है। तो ऐसे कर सकते हैं हम कि उस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट है जहां पे वो इस टाइम है, तो पी ए की डिस्टेंस का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए पॉइंट से डायरेक्ट छत की दूरी। तो ये हमें बतानी है। अगर मैं इसको एच मान लूं तो एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऊपर छत से उस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी, वो डिस्टेंस मान लो कोई भी वाई स्क्वायर मान लो, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अभी क्या है, वो छत पे ऊपर पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस है ऐसे भी पता है मेरे को और ऐसे भी पता है। यहां से यहां तक 1 मीटर है, यहां से वहां तक 8 मीटर है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो डायरेक्ट अगर छत, इस पॉइंट को मैं अगर ऊपर देखूं छत पे, तो छत से उस कोने के पॉइंट पे डायरेक्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो y का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, y का स्क्वायर कितना आ गया, 65। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास पी ए कितना था, उस पॉइंट से ये डिस्टेंस 81, 19 का स्क्वायर था ना, 19 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस 65। तो h का स्क्वायर क्या आ गया, 81 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16। तो h कितना आ गया, 4 मीटर। तो इस पॉइंट की डायरेक्ट छत से डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर। आंसर क्या है, 4। तो ये क्या कह रहा है मेरे से कि 256 का मतलब क्या होता है, रेड कलर चौक। ऐसे ही 589 का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर फ्लोर। और ऐसे 254 का मतलब होता है व्हाइट कलर चौक। तो इन दोनों में अगर 256 में और 589 में अगर मैं कुछ चीज कॉमन देखूं तो क्या कॉमन है, 5। दोनों में 5 आ रहा है। और अगर मैं ऐसे ही कोड वर्ड में देखूं तो कलर दोनों में सेम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं 5 का मतलब हो गया कलर, कह सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं 254 और 589 दोनों में देखूं, दोनों में क्या है, फिर से 5 कॉमन है, 5 का मतलब कलर हो गया। फिर 256 और 254 में दो चीज कॉमन है, 25 तो मतलब 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। यहां पे अगर वर्ड देखा जाए तो क्या कॉमन है, चौक कॉमन है और दूसरा कलर कॉमन है। तो मतलब कह सकता हूं मैं 2 का मतलब चौक हो गया, ठीक है। फिर मेरे से पूछा क्या गया है, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स व्हाइट। तो व्हाइट का मतलब बताना है। तो इसमें मेरे पास 3 डिजिट थी, व्हाइट, कलर और चौक, ठीक है। चौक का मतलब 2, मतलब 2। ऐसे 5 का मतलब कलर, तो बचा क्या, 4, और यहां पे क्या बचा, व्हाइट। तो व्हाइट का मतलब क्या है, 4। आंसर क्या पूछा था मेरे से कि व्हाइट का कोड वर्ड क्या है, तो क्या कोड वर्ड, 4, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज। तो 4 दिन का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है, 0.4 इंच शुरू के 4 दिन का। तो एवरेज क्या है, 0.4 है, 4 डेज का सम अपॉन 4। तो 4 डेज का जो सम आया वो कितना आया, 0.4 इंटू 4 दैट इज 1.6। फिर क्या कह रहा है, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज, मतलब अगले 5वें और 6ठे दिन रेनफॉल किस रेशियो में हुई है, 4:3 रेशियो में हुई है। और एवरेज क्या है 6 डेज का, 0.5। तो मैं बता सकता हूं 6 डेज का जो सम है वो कितना हुआ है, 6 डेज का सम कितना है, 6 इंटू 0.5 जो एवरेज है, तो वो कितना आ गया, 3 इंच आ गया, वो 3 इंच आ गया। फिर अभी मैं बता सकता हूं कि लास्ट 2 डेज अगर 5वें और 6ठे दिन का मेरे को निकालना है तो वो कितना होगा, 6 दिन माइनस 4 दिन, तो 5वें और 6ठे दिन का जाएगा। तो 5वें और 5th और 6th डे का कितना आएगा मेरे पास सम, दोनों का सम कितना आएगा, 3 माइनस 1.6, तो 1.4 आ गया। 5वें और 6ठे दिन में का जो सम है रेनफॉल का वो आ गया मेरे पास 1.4 इंच। और इनका रेशियो गिवन है, 5वें और 6ठे दिन का रेशियो क्या है, 4:3, ठीक है। अगर 5वें दिन 4x हुई है तो 6ठे दिन कितनी है, 3x है। दोनों का सम कितना है, 1.4 है, ठीक है। 7x का मतलब क्या हो गया, 1.4, x क्या हो गया मेरे पास 0.2। तो अभी क्या है, व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। तो 5वें दिन कितनी थी, 4x, x कितना 0.2। तो 5th डे की जो रेनफॉल है वो कितनी होगी, 4 इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया, 0.8 इंच। आंसर क्या आ गया, 0.8 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। एक बैग में कितनी बॉल्स है, 20 बॉल्स है।
जिसमें से ग्रीन कितनी है 8, व्हाइट कितनी है 7 और 5 कितनी है रेड। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड। अगर मैं आंखों में पट्टी बांधूं और पट्टी बांध के बॉल निकालना स्टार्ट करूं तो ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स मेरे को निकालनी पड़ेगी कि जिससे सभी कलर की एक एक बॉल आ जाए। ठीक है, मिनिमम नंबर बताना है, ये चीज याद रखना है कि मिनिमम नंबर बताना है। अगर मैं ऐसे बॉल निकालना स्टार्ट करूं तो मेरे हाथ में कोई सी भी कलर की आ सकती है। ठीक है, अगर मान लो मैंने पहली बॉल निकाली वो ग्रीन कलर की आ गई और ऐसे ही मैं 8 बार निकाली तो 8 बार की मैं ग्रीन कलर की सारी आ गई, सारी की सारी। ऐसा हो सकता है ना कि सारी की सारी ग्रीन कलर की हो, 8 की 8, तो मेरे 8 अटेम्प्ट हो गए। फिर ऐसे ही अगर मैं फिर से निकाल दूं तो मेरे पास बचा व्हाइट और रेड, 2 ऑप्शन बचे। ऐसे ही मैं फिर 7 लगातार निकाल रहा हूं, सातों के साथ तो व्हाइट आ रही है, हो सकता है ना। तो ये कितना 7 व्हाइट आ गई। फिर अगर मैं नेक्स्ट बॉल निकाल दूंगा तो वो नेक्स्ट बॉल पक्का क्या रेड कलर की होगी, क्योंकि टोटल व्हाइट और ग्रीन में निकाल चुका। तो नेक्स्ट वाली क्या व्हाइट कलर की होगी, रेड कलर की होगी नेक्स्ट वाली। तो इसने पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकालनी पड़ेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकालनी पड़ेगी जिससे तीनों कलर किया जाए। कि भाई अगर इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बार और सेकंड और थर्ड 3 बार, पहली बार की में मेरी रेड आ जाए, दूसरे की में ग्रीन आ जाए, तीसरी में व्हाइट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 3 अटेम्प्ट में आ जाए कुछ भी। लेकिन अगर मेरे को अभी उसमें गिवन है व्हाइट कलर की और ग्रीन कलर की और रेड कलर की, तो अगर मैं पहली बार निकालना स्टार्ट करूं और 8 बार मैंने ट्राई किया तो हो सकता है ना कि 8 की 8 बार वो ग्रीन कलर की ही आए। फिर अगर अब सारी की सारी ग्रीन की बाहर आ गई तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, 7 व्हाइट की और 5 रेड की है। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि अगर मैं बॉल निकालने स्टार्ट करूं कि 7 की 7 बॉल व्हाइट कलर की आ गई बाहर, फिर मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या बचा, अब इसके बाद क्या बचेगा कि 5 जो बॉल्स है वो रेड कलर की है। ठीक है, अगर मैं अब एक बॉल निकाल दूंगा तो वो तो पक्का रेड कलर की आएगी। ठीक है, 8 + 7 + 1 तो 16 ऐसे मिनिमम अटेम्प्ट्स होंगे जिसमें मेरे पास तीनों कलर की बॉल्स होगी। ठीक है, तो ये 100% एश्योर होगा कि 16 मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट में अगर 16 में अटेम्प्ट ट्राई करूंगा तो पक्का मेरे पास तीनों कलर की बॉल होगी। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, तो इनको अरेंज करना है एक रो में जिससे कि दोनों जो लड़कियां हैं वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। जो दोनों लड़कियां हैं वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे मैं 4 लोग ऐसे 4 लोगों को बैठाऊं तो यहाँ पे अगर बॉय है और यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे गर्ल नहीं होगी, यहाँ पे लड़की नहीं होगी, वो इधर यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे भी नहीं हो सकती क्योंकि उसके आसपास नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे गर्ल है, अगर यहाँ पे गर्ल है फर्स्ट पोजीशन में तो वो यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कोई सी पे भी हो सकती है। तो ऐसे हमें अरेंजमेंट करनी है। अगर मेरे पास सिर्फ 4 लोग हैं, 4 पीपल हैं, तो चारों को अरेंज करने के लिए मैंने कल बताया था कि ऐसी 4 पोजीशन होगी। फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास चारों में से किसी को बैठा सकता हूं। अगर यहां मैंने चारों में से किसी को बैठा दिया तो इस पोजीशन पे मेरे पास कितने लोग बचेंगे, 3। तो यहाँ पे 3 को बैठा दिया, फिर 2 पोजीशन मैंने ऑक्यूपाई कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 पीपल्स है तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, फिर 1 ऑप्शन है। तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, 4:3:2:1। तो ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 24 कॉम्बिनेशन हो गए। अभी क्या है कि मैं दोनों लड़कियों को एक मान लेता हूं, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, कोई भी कैसे भी बैठ सकता है। अभी मैं दोनों लड़कियों को एक मान सकता हूं, तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाएंगे, अब 4 नहीं होंगे, अब 3 होंगे। अब 3 पीपल्स को मैंने अरेंज करना है, तो 3 पीपल्स को मैंने अरेंज कैसे करना है, 3:2:1। ठीक है, अब दोनों लड़कियां थी, अब उनको मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं, आपस में चेंज कर सकता हूं। मैं इसको यहां बैठा सकता हूं, इसको यहां बैठा सकता हूं, दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, तो मेरे पास ये और ऑप्शन हो गया। ठीक, ये सारे केस क्या है कि ये टोटल आकर 12। ये केसेस वो होंगे जब मैंने दोनों लड़कियों को एक माना है जिसमें वो दोनों लड़कियां एक साथ बैठ रही है। इस वाले केस में क्या है कि वो सारी दोनों लड़कियां एक साथ बैठ रही है। मतलब अगर एक यहां लड़की है तो डेफिनेटली यहां पे भी लड़की है, अगर यहां लड़की है तो डेफिनेटली यहां पे है, मतलब दोनों एक साथ बैठ रही है। अगर ये दोनों एक साथ बैठ रही है तो इस पूरी पोजीशन को मैं एक पोजीशन मान सकता हूं। अभी मेरे से पूछा क्या गया था कि दोनों एक साथ नहीं बैठ रही है, तो टोटल नंबर कितने, 24। दोनों एक साथ बैठ रही है 12 में। तो ऐसे कितने केस होंगे जिनमें एक साथ नहीं बैठ रही, 24 - 12, तो कितना है मेरे पास आंसर, 12। 12 जाएगा ना, तो 12 ये वे केसेस होंगे जिनमें एक साथ नहीं बैठ रही है। मैंने क्या किया था इसमें, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का, कि अगर मेरे पास 4 प्लेस है, एक केस वो हो गया कि जिसमें दोनों लड़कियां एक साथ बैठ रही है। अब दोनों लड़कियां एक साथ बैठ रही है तो अगर यहां पे लड़की है तो डेफिनेटली यहां पे भी लड़की होगी। ठीक है, अगर यहां पे कोई लड़का है और यहां पे लड़की है तो डेफिनेटली यहां पे लड़की होगी। ऐसा एक केस होगा। अब मैं इन दोनों पोजीशन को सिर्फ एक पोजीशन मान सकता हूं। अब जो लड़का है वो यहां पे है,
तो इन दोनों को मैंने अगर एक मान लिया तो मेरे पास 3 पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे लड़कियों को मैं अगर दे दूं तो यहाँ पे बॉय और यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे ये 2 लड़कियां एक साथ है, तो दोनों को मैं एक मान रहा हूं। अब आपस में दोनों इंटरचेंज भी कर सकती है, भाई एक बार ये आगे आ जाए या एक बार पीछे आ जाए, दोनों डिफरेंट केस होंगे। तो ऐसे ये 4 अरेंजमेंट हो गए। अब इनका अरेंजमेंट कितना है, यहाँ पे 3 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 2 में से कोई आ सकता है, फिर यहाँ कोई 1 में से आ सकता है। तो 3:2:1, ठीक है। अब इन दोनों लड़कियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 केस और बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई 2, तो ये 12 केस होंगे जिसमें दोनों लड़कियां एक साथ होगी। टोटल नंबर ऑफ केस 24, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केस कितने, 24। तो ऐसे केसेस कितने होंगे, तो ऐसे केसेस कितने होंगे जिनमें लड़कियां एक साथ नहीं है, तो 24 - 12 दैट इज 12। तो आंसर आ गया 12। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब की डायमेंशन कितनी है, 4:4:4। तो ये हमारे पास अगर एक क्यूब है, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, 4 सेंटीमीटर, ऐसे 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1, ऐसे ही ऊपर भी, ऐसे यहां पे भी और यहां पे भी। तो 4:4:4 का ये क्यूब है, इसको हमने पूरे को पेंट कर दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि इट इज वेस्ट पैरेलल टू द फेस टू yield 64 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये जो छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर जो मैंने ऐसे दिखाया था ना, तो ऐसे से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में ना ये, तो ऐसे 64 ब्लॉक क्या है कि इसने 64 बॉक्सेस में कट कर दिया गया इसको। तो मेरे पास 64 छोटे छोटे क्यूब्स हो गए। बताना क्या है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, जिनके फेस पे पेंट नहीं हुआ है। अगर मैं बाहर की तरफ से इसको देखूं तो इसके जितने भी जो कितने 16 बॉक्सेस है या 16 क्यूब्स है, सब पे कलर होगा। ऐसे ही 16 यहां पे, उन पे सब पे कलर होगा। ऐसे ही 16 ऊपर होंगे, उन पे भी कलर होगा। 16 पीछे होंगे, उन पे भी कलर होगा। 16 नीचे होंगे, उन पे भी कलर होगा। और 16 इस साइड में होंगे, उन पे भी कलर होगा। सब पे कलर होगा। अभी क्या है कि अगर मान लो ऊपर ऊपर के कलर होगा, अंदर जो है उन पे कलर नहीं होगा। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया, ऐसे हमारे पास सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 4 हो गया। ऊपर की तरफ इस पे भी पूरे पे पेंटेड है। अब इसके उस साइड में क्या है, एक यहां पे ऊपर की तरफ बॉक्स होगा, फिर ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, उन पे कलर होगा। लेकिन इसके पीछे जो होगा उस पे कलर नहीं होगा। फिर उसके पीछे जो होगा उस पे भी कलर नहीं होगा। फिर उसके जो पीछे होगा वो बैक साइड से ऐसा ही दिखेगा, उस पे कलर होगा एक साइड से। तो 1 2 3 4, इनके पीछे 4 होंगे, उन पे कलर नहीं होगा। उनके पीछे 4 होंगे, उन पे भी कलर नहीं होगा। फिर उनके पीछे 4 होंगे, वो भी ऐसे दिखेंगे, उनके 1 1 फेसेस पे कलर होगा। तो मेरे पास कितने आ गए, 4 + 4 दैट इज 8 बॉक्सेस। तो 8 बॉक्सेस पे क्या है, कोई कलर नहीं होगा। आंसर क्या है, 8। तो ये क्या कह रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल, 4 क्या है हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल हमारे पास लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है 1 2 3 4, 4 लाइन होगी, और 4 मेरे पास वर्टिकल है ऐसे। ठीक है, ये सारी एक दूसरे के इक्विडिस्टेंस है और पैरेलल भी है, वन अनदर ऑन अ बोर्ड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म। तो हमें बताना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर बताना है। तो स्क्वायर के लिए क्या है या रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, हमें दोनों साइड अपोजिट वाली क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब 4 साइड्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे से पैरेलल और ऐसे ऐसे। तो इन लाइन में से हमें कोई भी 2 लाइन चाहिए और इनमें से कोई 2 लाइन चाहिए। टोटल कितनी है मेरे पास, 4। यहाँ पे कितनी है, 4। तो इन 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करनी है। ऐसे कर सकता हूँ 4 से 2। फिर उनमें से भी इनको उसके साथ अरेंज करना है मेरे को। तो उनमें भी 4 है, तो 4 में से कितनी चाहिए मेरे को, 4 से 2। 4 से 2 हमने कैसे दिखाया था सॉल्व करना, 4 × 3/2। तो ये कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 6 × 6 लिख सकता हूं मैं, तो कितना आएगा 36। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 36। अच्छा मैं अभी दिखाता हूं कैसे, कि अगर मैंने एक लाइन ये सिलेक्ट की और एक ये की और एक ये और एक ये की, तो ऐसे की, तो एक बन गया मेरे पास इसका बॉक्स। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है। ऐसे ही एक बार ये किया, एक बार फिर ये किया, एक बार ये और ये किया, फिर से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा मेरे पास। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टोटल केसेस होंगे मेरे पास, 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फ्राइट ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है। एवरेज स्पीड क्या है उसकी, 40। तो ट्रेन कहां से, दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर। 2 घंटे बाद एक दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दिल्ली से मुंबई की तरफ, जिसकी स्पीड क्या होती है, उसी ट्रैक पे जा रही है, जिसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर।
अभी बताना है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्राइट ट्रेन। तो जो फ्राइट ट्रेन पहले जा रही थी फ्राइट वाली, अभी 2 घंटा चल चुकी है वो। 2 घंटे के बाद उसकी मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में कितना 80 किलोमीटर चल के जा चुकी। अगर दिल्ली से चली तो 80 किलोमीटर आगे वो जा चुकी, यहां पे जा चुकी। अभी आगे जाना है उसको। जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यहां पे फ्राइट ट्रेन है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड कितनी थी 40। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी बताना है कि कितने टाइम बाद ये ट्रेन इसको पकड़ेगी। तो हम बता सकते हैं अगर मैं इस ट्रेन को यहां पे रेस्ट पे मान लूं तो इसकी जो स्पीड होगी इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी 60 माइनस 40 दैट इज 20। वो क्यों होगी, देखो अगर 2 गाड़ी जा रही है ऐसे बराबर में, ये भी 60 की स्पीड पे चल रही है और ये भी 60 की स्पीड पे चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को देख सकती है आराम से। तो दोनों को एक दूसरे की कंपैरिजन में कैसे लगेगा कि दोनों एक दूसरे की कंपैरिजन में रेस्ट पे है। वैसे तो दोनों 60 की स्पीड पे जा रही है, पर दोनों को जो दोनों के अंदर मेंबर्स बैठे होंगे उनको क्या लगेगा कि ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और उसको लगेगा कि ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। लेकिन बाहर से अगर कोई तीसरा आदमी देखेगा, दोनों की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 60 की स्पीड से जा रहा है, वो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको वो ट्रेन क्या कम स्पीड में लगेगी। भाई ये यहां पे जा रहा है, ये आ रहा है, ये तेजी से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि इसकी स्पीड क्या है इससे कम है, नेगेटिव में। तो अभी अगर मैं इसको रेस्ट पे कर दूं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी नहीं, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। भाई धीरे धीरे तो पकड़ेगा, ये 60 की स्पीड से थोड़ा ना पकड़ेगा। ये भी तो चल रहा है इस टाइम में, ये भी तो थोड़ा आगे जाएगा, ये भी तो स्पीड से जा रहा है। अगर ये रेस्ट पे होता और ये पूरी तेज से 60 की स्पीड से तब कवर करता, लेकिन अगर ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कितनी स्पीड हो जाएगी 60 माइनस 40 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अभी इसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 80 किलोमीटर है। तो ये इसको कितने टाइम में कवर करेगा 4 आवर में, ये इसको 4 घंटे में कवर करेगा। तो 4 घंटे में ये एक्सप्रेस ट्रेन इस फ्राइट ट्रेन को पकड़ेगी 4 घंटे में। स्पीड कितनी है वैसे इस एक्सप्रेस ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे में कितनी दूर जा चुकी होगी ये 4 इंटू 60 दैट इज 24 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 4 इंटू 60 दैट इज 240 किलोमीटर। तो उस टाइम में 4 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी 240। और जब ये 240 जा चुकी है तो वो भी 240 जा चुकी होगी, तब दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 240 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स दैट इज ऑब्टेन बाय कुणाल एंड देबू। तो रणधीर के मार्क्स कितने हैं, किससे ज्यादा है, कुणाल और देबू के मार्क्स दोनों के टोटल से ज्यादा है। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या कह रहा है कि कुणाल और शंकर के मार्क्स, कुणाल प्लस शंकर के जो मार्क्स है वो किससे ज्यादा है, रणधीर से ज्यादा है। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई मेरे पास। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो रणधीर से रणधीर कट जाएगा और कुणाल से कुणाल कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, शंकर के जो मार्क्स है वो किससे ज्यादा है, देवू से ज्यादा है। ये आ जाएगा मेरे पास। फिर इसके बाद क्या गिवन है, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द शंकर, सोनल के शंकर से ज्यादा है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं सोनल के शंकर से ज्यादा है, ये इक्वेशन है मेरे पास। फिर क्या है, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द रणधीर, तो नेहा के रणधीर से ज्यादा मार्क्स है। अब ये इक्वेशन होगी मेरे पास, एक ये और एक ये। अभी बताना है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, तो इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो शंकर और देबू के सोनल से कम है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, सोनल बचा, नेहा बची, क्योंकि रणधीर के भी इससे कम है। तो ऑप्शन क्या क्या है, नेहा और सोनल, 2 ऑप्शन है मेरे पास, रणधीर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इन दोनों में आपस में कोई मैच नहीं है, क्योंकि नेहा रणधीर से ज्यादा और रणधीर में इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। ऐसे ही सोनल के शंकर और देबू से ज्यादा है, लेकिन सोनल का नेहा से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं कह सकता हूं डाटा क्या है, इनएडिक्वेट है मेरे पास, कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अगर सोनल का कोई कंपैरिजन नेहा से है, या नेहा का कोई सोनल से है, या रणधीर का सोनल से है, नेहा का शंकर से, तब हम थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप सेटअप नहीं हो रही, तो ये डाटा क्या है, इनएडिक्वेट है, ये आंसर नहीं आ सकता।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन से एक बार आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो नेक्स्ट क्लास की जो वीडियोस आएगी 2018 की वो उसमें कराया जाएगा। तब तक के लिए डू वॉच माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हो। आपको वहां पे डेली न्यूज कंटेंट मिलेंगे और उसके अलावा सारा स्टैटिक पोर्शन का मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसी चैनल पे मिलेगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।